अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बैंकिंग से रिलेटेड। आज हम बैंकिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम बैंकिंग के जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें हमारा टॉपिक है रिबा एंड इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक है? रिबा एंड इंटरेस्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? आज हमारा सब्जेक्ट है बैंकिंग और हमारा टॉपिक क्या है? रिबा एंड इंटरेस्ट। रिबा और सूद को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स, जो रिबा है ना, अगर हम रिबा की बात करें यानी जो आपका रिबा है, ठीक है, इधर ही लिख लेते ताकि आपको आसानी दे। तो स्टूडेंट ये क्या है? आपका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का। तो हम आज डिस्कस करेंगे रिबा और सूद के जो तारुफ है उसका इंट्रोडक्शन। उसके अलावा हम देखेंगे कि पाकिस्तान में रिबा और सूद, जो पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी क्या है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन कब की गई या क्या उसका तरीकाकार है। ठीक है, तो रिबा क्या है? एक इस्लामिक टर्म है, इस्लामिक टर्म। ठीक हो गया। रिबा आपकी क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और आपकी ये एक इस्लामिक टर्म है। ठीक है, तो रिबा का जो आप मीनिंग बताएंगे, आप यही बताएंगे कि रिबा एक इस्लामिक टर्म है और इसका मीनिंग है ग्रो करना। क्या करना है? ग्रो करना या बढ़ना। तो स्टूडेंट, आप जब इसको डिस्कस करेंगे आप इसका मीनिंग बताएंगे। मीनिंग ऑफ रिबा, मीनिंग ऑफ ग्रो एंड एक्सीड। क्या है? ग्रो एंड एक्सीड, बढ़ना और नोशनमा पाना। बढ़ना और नोशनमा। तो स्टूडेंट, क्या है आपका मीनिंग? क्या है रिबा का? बढ़ना और नोशनमा पाना। जब आपने उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है तो आप इसकी डेफिनेशन को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, यानी उसकी जो तारीफ है, कि सूद क्या है? सूद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बढ़ना, नोशनमा पाना या उसका फैलना। क्या मतलब इसका? सूद, डेफिनेशन में बना रही, सूद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बढ़ना, फैलना या नोशनमा पाना। Riba is an Islamic term. The means of riba is that exceed, grow and जो है वो एक्सीड करना या उसको ग्रो करना है। तो क्या कहते हैं कि वो रकम जो अपने मकरूज से असल रकम के अलावा आप हासिल करते हैं। रिबा वो रकम है, रिबा वो रकम है जो आप मकरूज से असल रकम के अलावा
वसूल करते हैं। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि आप जब किसी को कर्ज देते हैं या सूद देते हैं, कहते हैं सूद या रिबा, कहते हैं वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यहाँ अरबी रिबा आएगा, सही गलती है मिस्टेक हो गई, ठीक है। अच्छा, रिबा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है बढ़ना, नौशरमा, पाना ही फैलना। तो कहते हैं रिबा वो रकम है जो आप मकरूज़ को असल रकम के अलावा देते हैं, यानी उसको जो आपकी अमाउंट है उसके अलावा आप उसको जो है रकम देते हैं। वो कहते हैं क्या है, आपका जो कर्ज लेने वाला पर्सन है, आपका जो मकरूज़ पर्सन है जिसने आपसे कर्ज लिया है, जब आपको वापस करेगा तो आप उससे इस शर्त पर लेंगे कि वो हमें इससे ज़्यादा वापस करेगा या उस पर थोड़ा अमाउंट पे करेगा, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका रिबा कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, रिबा। और याद की क्या है, ये एक इस्लामिक टर्म है, क्या है आपकी इस्लामिक टर्म है। तो आगे हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की, यानी जो आपका सूद है, किसकी बात करने लगे हैं हम, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की, ठीक है, वो क्या है, सूद। क्या है, सूद। स्टूडेंट इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है, एक इंग्लिश टर्म है, ठीक है, ये क्या है, इंग्लिश टर्म। आपकी इकोनॉमिक टर्म या आपकी इंग्लिश टर्म है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ये इंटरेस्ट नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वो इंटरेस्ट है जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो क्या कहते हैं कि रकम आपने जो ले ली उसको आपने यूज़ कर लिया, वो अमाउंट जो आपने बैंक से कर्जे के तौर पर ली और बैंक ने क्या किया कि आपकी उस अमाउंट को इस शर्त के साथ वापस करेगा कि आप, बैंक कहता है कि तुम मुझे इस शर्त के साथ कस्टमर को मुझे वापस करोगे कि मैं उससे ज़्यादा अमाउंट तुमसे वापस आपसे वसूल करूँगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरेस्ट कहलाता है। तो कहते हैं रकम इस्तेमाल करने पे जो अज़ाफ़ी चार्जेस, इसकी आप जब तारीफ बयान करेंगे आप इस तरह बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अज़ाफ़ी चार्जेस वसूल किए जाएं वो सूद कहलाता है, वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका इंटरेस्ट कहलाता है। अगर हम बात कर लेते हैं अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया, तो वो क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहता है कि ऐसी रकम जो आप क्या करते हैं इजाफी चार्जेस के ज़रिए आप मकरूज से वसूल करते हैं वो कहलाता है सूद। वो क्या कहलाता है, सूद। तो स्टूडेंट जब आपने इसका इंट्रोडक्शन बताना है तो आप ये भी बताएंगे कि कुरान पाक में इसकी क्या अहमियत है। कुरान पाक में रिबा और सूद की जो है वो ममानत की गई है, यानी उसको मना किया गया है कुरान पाक में। ये हम बता रहे हैं, उसका मफ़हूम बता रहे हैं, उसके मीनिंग, उसकी तारीफ बता रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो क्या किया गया है, उसमें उसकी ममानत की गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुरान पाक जो इस्लामिक टर्म है, क्या कहते हैं कि जो आपका कुरान है वो ये कहता है कि लोग जो ईमान लाते हैं, ठीक है, वो सूद मत खाएं। 100 गुना या 2 गुना किए हुए और डरो अल्लाह से कि तुमको छुटकारा तुमको छुटकारा मिल सके। तो कुरान पाक क्या कहता है, वो सूद की ममानत करता है। वो कहता है कि ऐसी रकम जो आप 2 गुना से 2 गुना इस्तेमाल करके खा रहे हैं उससे छुटकारा पाओ। और ये सब उनके लिए जो सूद को तहकीक मना किए गए हैं, और ये कहते हैं कि तुम लोग काफरों में से ना हो जाओ, यानी इसमें आपकी कुरान पाक में सूद की ममानत
ममानियत कर दी गई है। तो क्या कहा गया कि रिबा का आज हमने जो इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा कि रिबा एक इस्लामिक टर्म है और जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग्स ऑफ द रिबा इज डेट एक्सीड ग्रोइंग, ठीक है, उसका क्या मतलब है, नोशमा पैदा या फैलना या बढ़ना है। उसके बाद हमने देखी इसकी डेफिनेशन, जिसकी तारीफ क्या है कि वो रकम जो आप इजाफी वसूल करते हैं मकरूज से वो आपका क्या कहलाता है, आपका रिबा कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने सूद की बात की, तो सूद के जब हमने डेफिनेशन को देखा, उसकी तारीफ को देखा, तो हमने देखा कि रकम इस्तेमाल करने पर जो आप इजाफी चार्जेस मकरूज से हासिल करते हैं वो क्या कहलाता है, सूद कहलाता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें कि आप जब भी बैंक से किसी एक पर्सन को लोन लेना है तो वो लोन लेता है तो जो बैंक है उसको इस शर्त पर वापस करता है कि मैं तुम्हें इस शर्त पर वापस करूंगा कि आपकी जो रकम है, आपकी जो अमाउंट है, इस शर्त पर वापस ली जाएगी, आपको या कर्ज दिया जाएगा कि आप उस पर इजाफी चार्जेस पे करेंगे। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने कुरान पाक में देखा, इस्लामी तरीके से देखा कि इसमें कुरान पाक इसको क्या कह रहा है कि उसमें उसकी ममानत कर रहा है। वो कह रहा है कि रिबा जो है आपका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, या इंटरेस्ट जो है वो आपका चाहे इंग्लिश टर्म है, लेकिन 2 गुना रकम जो आप कर रहे हैं ये 2 गुना की उसमें अल्लाह ताला ने उसको उसकी जो कुरान पाक है उसमें उसकी ममानत करार दे दिया गया है। तो अगर हम देखें पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी, तो उस हम टॉपिक को ज़रा देख लेते हैं। तो हम इसको ज़रा रब्त कर लेते हैं यहाँ से, पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी क्या है। तो स्टूडेंट आपने इसमें बस यही बताना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, क्या चीज़ें हैं और इसमें अब क्या इम्प्लीमेंटेशन की गई है। तो हम देख लेते हैं पाकिस्तान इस्लामी और इस्लामी बैंकारी। पाकिस्तान एंड इस्लामिक बैंकिंग। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो इस पाकिस्तान और इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं कि सबसे पहले जब पाकिस्तान स्टार्ट हुआ तो उसमें बैंकिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। आपका जो बैंक था, समझे कि पाकिस्तान आपका 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर जो है वो कायम हुआ। इसका मकसद ऐसी ज़िंदगी गुजारना था जो बिल्कुल इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हो, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हो, और जिसमें सूद का कोई ममानत ना हो, और जिसमें इस्लामी बैंकारी को इस्लामी तरीक़ों का इस्तेमाल करने में ज़िंदगी और जो सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िंदगी का गुजारना हो। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने भी कई मौक़ा पर ऐसा कहा कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस्लाम पर रखी गई है और ये इस्लाम की बुनियाद पर ही कायम किया गया है, और इसमें जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन 1949 में क्या हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आपकी जो है वो बैंकारी सिस्टम होना शुरू हो गया, बैंक का सिस्टम होना शुरू हो गया, और क्या इस्लाम के जो है वो मफ़हूम, लेकिन 1949 में फिर क्या इस पर जो है वो काम करना शुरू हुआ। लेकिन उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी सूद की बुनियाद पर चल रहा था, लोग धड़ाधड़ कर्जे ले रहे थे और उनको वहाँ पर सूद मिलना शुरू हो गया, तो लोगों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। पहले क्या सिस्टम था, जब लोग बैंकिंग करते थे स्टूडेंट, तो वो क्या करते थे, एक डेस्क लगाकर, एक बैंक लगाकर, ये जो ताजरा, ये जो सुनार हैं, उनके ज़रिए से वो क्या करते थे, वो बैठते थे और वहाँ से लोग कर्ज लेते थे या सोने के ज़रिए। फिर उससे बढ़ता बढ़ता आपकी जो बैंकिंग सिस्टम बढ़ा, जैसे जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम बढ़ा, आपके जो है वो कर्जे भी बढ़ते गए और इस मोती किस्म के अकाउंट्स में इजाफा हुआ। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे अकाउंट्स या आपके बैंकिंग सिस्टम बढ़ता गया तो आपकी जो है वो सिस्टम में बेहतर है कि तो लोगों का कर्जों की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ, लोगों ने वहाँ से कर्जे लेना शुरू किए। तो वो कहते हैं कि 1977 में जो है इस्लामी इसके जो है वो ऐसी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। तो फिर क्या वक्त के साथ साथ इन पर क्या देखा गया कि जब सूद का कारोबार ज़्यादा बढ़ने लग गया, लोगों ने ज़्यादा कर्जे लेना शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि लोग अपने कर्जों को अदा भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से अपनी अपनी जायदाद जो उन्होंने चीज़ें अपनी जो रखी होती थी कि अगर हम ना पे कर सके तो अब इनको ले लें, तो उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हुआ। तो पाकिस्तान और इस्लामी बैंकिंग के लिए कुछ इकदाम किए गए, तो आज हम उनको भी डिस्कस करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग कब की गई, जो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान। तो यही था पाकिस्तान और इस्लामी बैंकारी, जो आपने इसमें इंट्रोडक्शन बताना है कि पहले क्या था क्या नहीं था, उसमें किस तरह उन्होंने कहा गया कि आपने कैसे सिस्टम को गुजार रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो ये सिस्टम बढ़ता गया, तो फिर पाकिस्तान को उसके लिए
स्टेप उठाना पड़े तो आप लिखेंगे पाकिस्तान और इस्लामी बैंकारी। तो स्टूडेंट पाकिस्तान और इस्लामी बैंकारी के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए। पहला जो कदम था वो जुलाई 1979 में शुरू किया, जो मुख्तलिफ किस्म के बैंक HBFC से शुरू हुआ और उसके बाद NBFC और NIT से शुरू हुआ। पहला जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, तो वो कब शुरू हुआ? जुलाई 1979। जो किसने उठाया? HBFC NIT ने उठाया, ठीक है। तो पहला कदम जो आपके सूद के खिलाफ शुरू हुआ वो कौन सा कदम था? वो पहला कदम हुआ था 1979 और जिसे किसने शुरू किया था? HBFC और NIT ने पहला स्टेप लिया। उसके बाद जो दूसरा कदम था यानी सेकंड स्टेप इसके खिलाफ, क्योंकि सूद का कारोबार बढ़ता जा रहा था, रिबा का कारोबार आप कह सकते हैं बढ़ता जा रहा था, लोग ज़्यादा धड़ाधड़ कर्जे लेना शुरू हो गए, तो कहते हैं कि पाकिस्तान अब से लेकर तब तक स्टेप ही उठाता आ रहा है। आप तो कह सकते हैं दूसरा स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप लिया गया स्टूडेंट्स, आपका लिया गया जनवरी 1981 में। जनवरी 1981 में लिया गया, जिसमें आपके जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यानी बचत के खाते और उसके अलावा मुद्दती खातों को आम बचती खातों में जगह मुतारफ कराया गया, जिसमें क्या किया गया? आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और सेविंग जो आपके अकाउंट है उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो क्या कहते हैं कि जनवरी 1981 में आपके करंट और सेविंग अकाउंट को आम अकाउंट्स की बजाय, जब पहले आम अकाउंट थे तो फिर जब लोगों ने क्या किया कि अपनी जो है वो सेविंग करना शुरू कर दी, तो उन्होंने करंट और सेविंग अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाया 1981 में। उसके बाद उन्होंने थर्ड कदम जो अपना उठाया यानी तीसरा स्टेप उन्होंने लिया, तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो तीसरा स्टेप लिया, अपना थर्ड कदम उठाया, वो अगस्त 1981 में लिया, जिसमें कहते हैं कि लोगों को उन्होंने क्या किया? HBFC को किराए में हिस्सेदार की बुनियाद पर मालियत की फराम की जाए, तालब इल्म को सूद के बगैर यानी उनको कर्ज हसना देने की इजाज़त की गई। इसमें क्या हुआ? तलबा कर्ज हसना, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ये टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जाके इसको डिस्कस करेंगे कि देने की इजाज़त दी गई। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप था, आपका थर्ड स्टेप, और ये फर्स्ट उससे सेकंड और थर्ड स्टेप उठाया गया वो अगस्त 1981 में, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को जो है वो कर्ज हसना की इजाज़त दी गई। उसके बाद कहते हैं चौथा कदम आपका 1983 में जो है वो उठाया गया। आप इस पर यानी फोर्थ, चौथा, यानी आपका जो फोर्थ स्टेप था, ठीक है, आपका जो फोर्थ स्टेप था वो 1983 में लिया गया। इस पे हायर पर, ये भी हम आगे जाकर टर्म को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ हायर। हायर पे जो है वो हायर का जो कर्ज, हायर को मुतारफ कराया गया, यानी हायर पर कर्जे देने का जो मेथड था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया।
तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में विद द पैसेट ऑफ टाइम कैसे कैसे अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया और कैसे कैसे मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर उसके बाद 5वां 6वां 7वां 8 कदम लिए गए जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुख्तलिफ किस्म की जो कर्ज हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमने उसमें यही डिस्कस करना था कि रिबा और इंटरेस्ट क्या है, उसके हमने डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा और उसके बाद हमने देखा कि जो रिबा है वो क्या है और इंटरेस्ट है वो क्या है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में इस्लामी बैंककारी क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में इस्लामी बैंककारी का सिस्टम कब इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कैसे कैसे अकाउंट सिस्टम शुरू हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, ये फिर द पैसेज ऑफ टाइम चलता ही गया। और ये जो आपका बैंकिंग सिस्टम है ऊपर से ऊपर डेवलप होता गया। तो आपको कब अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए गए और कब हायर पर कर्जे दिए गए। तो आपका इंट्रोडक्शन और इस्लामी बैंककारी का सिस्टम यही है कि आप इसमें ये बता देना है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन कब कब हुई। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो इंट्रो का ये टॉपिक था, तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।